नमस्कार, मैं पवन शर्मा खबरें अब तक में आपका स्वागत करता हूं। खबरें अब तक में आज बात करेंगे सपा के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान की, मायावती के बड़े फैसले की और राहुल गांधी के गुजरात फतेह की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी, कैबिनेट के 3 बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में पान मसाला और गुटखा पर लगा बैन, लगेगा 1000 का जुर्माना। महाकुंभ में फैलाई गई अफवाह, विपक्ष पर सीएम योगी का हमला। औरंगजेब बयान को लेकर अबू आजमी पर एक्शन, विधानसभा सत्र से हुए सस्पेंड। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, एफआईआर हुई दर्ज। अबू आजमी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले हमारे विधायक बेखौफ। 3 जुलाई से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा, 9 अगस्त तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। चंडीगढ़ के सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, नाराज किसान सड़कों पर बैठे। फिर बदले सोने के दाम, कीमतों में 600 रुपए का आया उछाल, चांदी फिर स्थिर। निफ्टी में 10 दिन से जारी गिरावट पर लगा विराम, सेंसेक्स 740 अंक चढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली और खास खबर के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है और ये विवाद अब उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है। जी हां, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने हाल ही में औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया था। उनके बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। खुद शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने आजमी का जमकर विरोध किया। इसके बाद अबू आजमी को पूरे बजट सत्र से विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब विवाद पर सपा अध्यक्ष अबू आजमी को निशाने पर लिया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपने संबोधन में सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि औरंगजेब को हीरो बताने वाले को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? अब आप महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी को भी सुन लीजिए, जिन्होंने औरंगजेब का समर्थन किया था और उसे एक अच्छा शासक बताया था। सुनिए। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ परिषद में सीएम योगी ने एक बार फिर महाकुंभ के सफल आयोजन का जिक्र किया। साथ ही कुंभ पर सवाल उठाने वालों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की मीडिया ने महाकुंभ की तारीफ में कसीदे पढ़े, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ कमी दिखाई दी। अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 60 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में आए, लेकिन कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। जाति पाति का भेद मिट गया। महाकुंभ ने दिखा दिया कि पूरा देश एक है और यहाँ जातिवाद और क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अबू आजमी के निलंबन पर सपा मुखिया अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक के समर्थन में उतर आए। उन्होंने अबू आजमी को सदन से निलंबित किए जाने पर कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो वो गलत सोचते हैं। फिलहाल औरंगजेब पर बयानबाजी को लेकर महाराष्ट्र में अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, जाते जाते खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर।
बसपा सुप्रीमो मायावती के ताबड़तोड़ फैसलों से उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ सालों में काफी हलचल देखने को मिली है। भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ मायावती का गुस्सा अब खुलकर सामने आया है। मायावती ने पहले आकाश आनंद से सभी पद छीन लिए और बाद में कई आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब आकाश आनंद पर मायावती जितनी नाराज हैं उतनी ही उनके पिता यानी कि अपने भाई पर मेहरबान हैं। जी हां, मायावती ने आकाश के पिता आनंद कुमार को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भतीजे पर इतनी गरम और भाई पर इतनी नरम क्यों है मायावती। आपको बता दें, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। उसके बाद एक अलग फैसले में उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि आकाश आनंद पर एक्शन का ये पहला मामला नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मायावती ने आकाश आनंद को नासमझ बताते हुए जिम्मेदारियां छीन ली थी। वहीं कहा जा रहा है कि आकाश को पार्टी से निकाले जाने का कारण उनके ससुर अशोक सिद्धांत और उनकी पत्नी हैं। मायावती ने पोस्ट में इस बात की पुष्टि की और कहा कि पार्टी और मूवमेंट की भलाई को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। मायावती का कहना है कि बसपा की ऑल इंडिया बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में आकर पार्टी के हित को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसी के चलते उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। पार्टी का मानना है कि इस परिस्थिति में आकाश को अपनी परिपक्वता दिखाते हुए पश्चाताप करना चाहिए था। आकाश आनंद के ससुर का नाम अशोक सिद्धांत है। कभी अशोक की गिनती मायावती के करीबियों में होती थी, लेकिन 12 फरवरी 2024 को मायावती ने अशोक सिद्धांत को बसपा की राजनीति से छुट्टी दे दी। मायावती का कहना था कि अशोक सिद्धांत चेतावनी के बावजूद गुटबाजी में लगे थे। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बसपा से निष्कासित किया गया था। कहा जाता है कि मायावती के भरोसे की वजह से ही अशोक सिद्धांत की बेटी प्रज्ञा और आकाश आनंद की शादी हुई थी। आकाश आनंद को दोबारा राष्ट्रीय समन्वयक बनाने में अशोक सिद्धांत की अहम भूमिका थी। लेकिन अब मायावती को लगता है कि आकाश आनंद उनके ससुर अशोक और आकाश की पत्नी प्रज्ञा की तिड़गिड़ी को तोड़ने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती का भरोसा अपने भाई पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मायावती ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नरेंद्र मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में एक नई सियासी खिचड़ी पकने जा रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बार गुजरात को फतेह करने के लिए कमर कस चुके हैं। जी हां, 7 और 8 मार्च को राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो जिला और राज्य स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनका मकसद साफ है, अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देना और भारतीय जनता पार्टी के अभय किले को सेंध लगाने की रणनीति बनाना। लेकिन क्या ये मेगा प्लान सचमुच बीजेपी की जड़ें हिला पाएगा? आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें, गुजरात शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जहां पिछले 3 दशकों से उसका दबदबा कायम रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लोकसभा चुनाव में भी 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर अपने खाते में ली थी। यहां तक कि 2024 में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कमजोर नहीं पड़ा। वहीं अब राहुल गुजरात को अपने कब्जे में करने की सोच रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होगा, लेकिन ऐसा करना राहुल के लिए आसान नहीं होगा। राहुल गांधी का गुजरात दौरा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 7 और 8 मार्च को वो कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक एक साथ गहन मंथन करेंगे। इसका लक्ष्य संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करना और अगले विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 के लिए अभी से न्यू तैयार करना है। आपको बता दें, राहुल गांधी का गुजरात से पुराना नाता रहा है। 2017 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और 77 सीटें जीते थी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई।
इसीलिए राहुल गांधी अब एक नई रणनीति और जोश के साथ वापसी कर रहे हैं। 2024 में अहमदाबाद दौरे पर राहुल ने कहा था, बीजेपी ने हमें चुनौती दी है और हम इसे स्वीकार करते हैं। अगले चुनाव पर हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल तो गुजरात में बीजेपी की जड़ें गहरी हैं और उसे हिला पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी को बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लान जितना बड़ा होगा कांग्रेस को उतना ही फायदा भी होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये न सिर्फ गुजरात बल्कि देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से रूबरू कराते हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकले कलश से छलकी अमृत की चंद बूंदों से युग पहले शुरू हुई कुंभ स्नान की परंपरा का तीर्थ स्थल प्रयागराज की धरती पर बीते 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो गया। इस दिव्य आयोजन में 66 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। दुनिया के सबसे बड़े सनातन समागम पर बने नए कीर्तिमान ने न केवल दुनिया को चौंकाया बल्कि भारत का मान भी बढ़ाया और सनातन परंपरा का परचम फहराने में दुनिया को में भारत का नाम सबसे आगे रखा। इस सफल आयोजन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ गया। इस महाअनुष्ठान ने पूरी दुनिया को सनातनी एकता का संदेश तो दिया ही, साथ ही यह भी प्रमाणित किया कि उत्तर प्रदेश अब हर स्तर पर सक्षम प्रदेश बन चुका है। प्रदेश की कानून व्यवस्था हो अब एक नए अध्याय के रूप में देखा जाएगा। महाकुंभ में लोगों के स्नान, रहने, चिकित्सा, यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा की शानदार एवं ऐतिहासिक व्यवस्थाओं को देखकर दुनिया भी हैरान रह गई। हर तरफ बस महाकुंभ की ही चर्चा है। जिस तरह से सीएम योगी ने इस पूरी व्यवस्थाओं को संभाला वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। खैर, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।